हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप सभी लोगों का साहनी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ये है हिंदी का तीसरा लेक्चर, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समास। और समास इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस बार समास से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, इसके पहले भी समास आए हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। ठीक है, तो समास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इम्पॉर्टेंट चीजें पहले हम पढ़ा देंगे, इसके बाद जो होगी, जो नॉन इम्पॉर्टेंट है कह सकते हैं, वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, उसको हम लोग लास्ट में पढ़ाएंगे। जैसे अभी हमने वर्ण पढ़ाया, वर्ण चूंकि इसके पहले के एग्जाम में पूछा गया है और इस बार मान लीजिए नहीं आया था, बट पूछा जाता है, इसलिए हम वर्ण भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वर्ण बता दिए। वर्ण के बाद होता है दोस्तों शब्द रचना होती है। ठीक है, वाक्य रचना होता है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पूछा भी गया यहाँ से भी, इसके पहले के लेखा लेखी वगैरह एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं समास। समास क्या होता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ जाएंगे समास क्या होता है। समास का मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्त करना। कोई भी चीजें हैं उसे संक्षेपण करना होता है। जैसे दो शब्द होते हैं, उसको जोड़ दीजिए, दो शब्दों को हम लोग जब जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं संक्षेप में, उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग समास बोलते हैं। ठीक है, दो शब्दों को हम लोग संक्षेप में कर दें, जो बड़ा है उसको छोटा कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं समास। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिटेल में हम बता रहे हैं। इस समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना। मैं पहले से लिखता था, लेकिन कुछ लोग बोले सर नहीं पहले से मत लिखा करिए, तो उससे में ज्यादा समझ में आता है। संक्षिप्त समास का मतलब है संक्षिप्त करना होता है। कोई भी चीजें जो होती है उसे हम लोग संक्षिप्त करते हैं, छोटा करते हैं, संक्षेपीकरण करना होता है, या कहते हैं छोटा करना होता है। छोटा अगर कर दें तभी होता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, संक्षेप, उसको बोलते हैं समास बोलते हैं। समास का मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं, छोटा कर देते हैं, तो होता है समास। ठीक है, इसका अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं, अर्थात क्या हो सकता है दोस्तों, अर्थात की हम बात करें, इसका मतलब क्या निकल के आता है, जब क्या करते हैं दो पदों का ऐसा जो है संक्षिप्त रूप होता है, जो कि क्या होता है, पद के समान अर्थ धारण करते हैं। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब क्या होगा, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, क्या होगा दोस्तों, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे, जो पद के समान क्या करता है, अर्थ धारण करता है, अर्थ धारण करे। इसका मतलब क्या होता है, पद का मतलब होता है जैसे जो अक्षर होते हैं, जैसे मान लो हमने कहा राम हो गया, ठीक है, तो ये एक पद हो गई। ठीक है, माँ हो गई, एक पद हो गई, पिता हो गए, ये एक पद हो गया, मतलब ये इसको बोलते हैं पद। आप समझ रहे हैं, ये पद होता है इस तरीके से। ठीक है, तो अभी इसकी बात करते हैं, समास कितने टाइप के होते हैं। तो समास 6 रूप टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं दोस्तों, समास हमारे 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन से टाइप के होते हैं समास। ठीक है, इसमें एक आता है दोस्तों द्वंद्व समास। ठीक है, इसको बोलते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास बोलते हैं। द्वंद्व यहाँ पर हल्का सा होता है इस तरीके से, द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है, दूसरा होता है हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा होता है हमारा बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसके बाद होता है अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास होता है, और एक होता है द्विगु समास होता है, जो कि इस बार पूछा गया था, द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, ये इतने टाइप के समास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक द्वंद्व समास होता है, या द्वंद्व बोलते हैं इसको, द्वंद्व या द्वंद्व कहीं लिखा रहता है। तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, और द्विगु समास है। ठीक है, हम लोग एक एक पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं पदों की प्रधानता, कौन कौन सी पद होते हैं। एक तो होता है हमारा, बोलते हैं पूर्व पद, यानी पदों में दो पद हैं, चूंकि दो पद जुड़कर एक पद बनता है, तो पदों में एक होता है दोस्तों क्या है, पूर्व पद होता है, पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब है पहले का पद, इसका मतलब होता है पहले वाला पद, पहले का पद, और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, बाद का पद। पद मतलब टर्म होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म, यानी शब्द जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्व होता है और प्रधान होता है, इसको बोलते हैं पूर्व पद, उत्तर पद। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रधान खंड होता है, ये हमारा क्या होता है, गौण खंड भी हो सकता है। ठीक है, एक होता है प्राइमरी और एक सेकेंडरी भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इतने तरीके से होता है। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो देखते हैं कैसे होता है। ये आप नोट कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। इसके बाद इसका भी हम टेस्ट बीच में ही रखने वाले हैं, कभी भी हम रख सकते हैं। ठीक है ना, अभी तक जो चीजें पढ़ाई गई हैं, समास खत्म होने के बाद हम कभी भी टेस्ट रख सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। क्योंकि हमारा टेस्ट पहले से सर्टेन नहीं होता है, हम कैजुअली टेस्ट लेते हैं, कभी भी ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, इसको हम रफ करते हैं। देखिए, द्वंद्व समास होता क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्व समास, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, द्वंद्व समास से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। द्वंद्व नाम है, द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि हम किसको प्रधान माने और किसको न माने। यानी जो होता है, एक चूंकि हमारा पद एक होता है उत्तर पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, लेकिन इसमें भी क्या होता है, एक प्रधान होता है, एक प्रधान पद होता है और एक गौण पद होता है। ठीक है, एक गौण होता है, एक प्रधान होता है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, बार बार कहेंगे पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, पूर्व पद या उत्तर पद प्रधान, इस तरीके से बोलेंगे। तो पहला हम बात करेंगे, द्वंद्व समास की बात करते हैं, या कहीं पे इस तरीके से द्वंद्व समास लिखा रहता है। ठीक है, वो द्विगु समास है, ये द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास की अगर बात करते हैं समास, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होगा। जैसे हमने कहा, ये मान लो एक फिगर बना दिया, यहाँ पे हमने कहा राम, ठीक है, और यहाँ पे बना दिया हमने कहा ये श्याम है। ठीक है, तो भाई दोनों तो पद प्रधान हो जाते हैं। ठीक है, ये भी प्रधान हो गया, ये भी प्रधान हो गया। आगे भी आप धीरे से समझेंगे कैसे ये निकल के आ रही हैं। जैसे हमने कहा, इसका कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे उत्तर हो चाहे पूर्व हो, चाहे उत्तर पद पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो। जैसे हमने कहा, पहले का पद चाहे हो चाहे बाद वाला पद हो, दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें हम ये नहीं कहते ये हमारे लिए अनइम्पोर्टेंट है, दोनों क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होगा। जैसे हमने कहा भाई है, उदाहरण के रूप में लिखो, उदाहरण अगर हम लिखते हैं, जैसे हमने कहा भाई, भाई और बहन। ठीक है, भाई और बहन, क्या इसमें आपके लिए दोनों पद प्रधान होगा कि एक ही होगा? क्या आप भाई को इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहन को इंपॉर्टेंट नहीं मानते? क्या ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ये महत्वपूर्ण है क्या? नहीं, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, यानी दोनों प्रधान है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, क्या बोला हमने, भाई और बहन। यहाँ पर इसका जो समास विग्रह होती है, विग्रह का मतलब क्या होता है, इनको अलग करेंगे। इसका अगर विग्रह करते हैं, आपको अलग करना होता है, तो आप क्या करते हैं, लिखते हैं भाई, भाई
और बहन करते हैं। क्या लिखते हैं? भाई और बहन। ठीक है, भाई और बहन। यानी यहाँ पर जो समासिक शब्द है, यहाँ पर क्या है, इसको अलग करने वाला कौन है? ये बोलेंगे और से ये अलग हो रहा है। यानी इस तरीके से देखते ही आप ये मत समझना किसी भी शब्द में लगा है तो वो समास ही हो गया। आपको पहचानना पड़ेगा कि दोनों पद प्रधान है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग समास विग्रह किए हैं। ये हमारा कौन सा हो गया? और ये हमारा जो है दोनों को अलग कर रहा है। ठीक है, और जैसे हमने कहा, अगला एग्जांपल लेते हैं, दूसरा वाला। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे हमने कहा नदियों की अगर बात करते हैं, कहेंगे गंगा है, यमुना है। क्या है? गंगा और यमुना। अगर कहा जाए गंगा और यमुना, और यहाँ पे और का लोप हो जाता है, यानी और को हम लोग विलुप्त कर देते हैं इस तरीके से डैट लगा के, गंगा और यमुना। तो यहाँ पर क्या है? और देखो नहीं, आपके सामने नहीं लिखे, सिर्फ लिखा है गंगा यमुना। इसका मतलब क्या है? क्या गंगा महत्वपूर्ण है? ये नहीं है। क्या दोनों पद क्या है? हमारे लिए प्रधान है। यानी यहाँ पर और का लोप हो रहा है, इसलिए हमारा क्या है? देखो, गंगा भी महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बोलेंगे द्वंद्व समास है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये कहता है हम महत्वपूर्ण है, ये कहता है हम महत्वपूर्ण है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, दोनों लोग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा। बात समझ रहे होंगे? हम अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे आप कहते हैं माता और पिता। क्या कहते हैं? कहते हैं दोस्तों माता और डैश दिया पिता। क्या आपके लिए पिता और माता दोनों इंपॉर्टेंट है? एक ही? तो कहेंगे नहीं, दोनों है। यानी ये भी हमारे लिए प्रधान है, ये भी हमारे लिए प्रधान पद है। ठीक है, और का लोप हुआ है इसमें। और क्या हो सकता है? जैसे बोलेंगे पाप और पुण्य। लिखेंगे दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, चौथा वाला। कहेंगे पाप पुण्य। ये बताओ, जितना पाप करना देख रहे हो, जितना पाप हो रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आप बोलते हो पाप और पुण्य ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं? हम कहेंगे महत्वपूर्णता नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी में देखा जाए जितना इंपॉर्टेंस पाप का है उतना इंपॉर्टेंस पुण्य का है। तो हम कहेंगे क्या है दोस्तों? ये हमारे लिए दोनों हमारे लिए क्या है? ये द्वंद्व समास है। ठीक है, ये है पाप और पुण्य हो गया। और क्या हो सकता है? इस तरीके से आचार है और विचार है। आचार विचार। ठीक है, और क्या हो सकता है? हम लोग कहेंगे रात दिन। ठीक है, रात हो गया और दिन हो गया। ये सब क्या है? द्वंद्व समास है। ठीक है, गर्मी होती है तो ठंडी होती है, इस तरीके से बात होती है। और क्या हो सकता है? कुछ इसको हम रफ करते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। इसको हम रफ करते हैं, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी हमें। ठीक है, और क्या है? जैसे देखिए, हमने कहा कुछ विशेष और शब्द देखिए जो कंफ्यूज करते हैं आपको। कुछ विशेष शब्द हैं, जैसे मान लो लिख देता है, ऐसे बोलेगा धर्माधर्म, धर्मा धर्म ऐसा दिया है, पूछेगा कौन सा समास है। तो आप इसको कहोगे सर कौन सा समास है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। आप इसको जरा बाइफरकेट करिए। बाइफरकेट करेंगे, इसको तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हम लोग ऐसे बोलेंगे धर्म और अधर्म। देखो, धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म है और क्या है? अधर्म है। ठीक है, धर्म और अधर्म ये दोनों क्या हैं? ये हम लोग फिर कहेंगे सर ये द्वंद्व समास है। ठीक है, ये कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसे पापा पाप हो गया, ये पूछा गया है, धर्माधर्म भी पूछा गया है। जैसे कहेंगे लाभा लाभ, लाभा लाभ ये भी पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? कहेंगे लाभ और अलाभ। इसको अगर विग्रह करते हो आप, क्या मिलेगा? कहेंगे लाभ और अलाभ। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको द्वंद्व समास समझ में आया होगा। द्वंद्व एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दोनों पद प्रधान होता है। थ्योरी भी आपसे पूछ सकता है, तो आप बोलेंगे द्वंद्व समास में दोनों जो पद होते हैं, दोनों जो टर्म होता है, दोनों क्या होते हैं? दोनों पद जो होते हैं वो क्या होते हैं?
प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। तत्पुरुष स्पेशली हम लगाएंगे आगे आपको। तत्पुरुष में चूंकि इसका बाइफर्केशन होता है, 6 टाइप से होता है, इसमें हम लोग आगे देखेंगे। तत्पुरुष समास में कई तत्पुरुष है, कर्म है, ठीक है, कर्ता होता है, कर्म है, करण है, इस तरीके से उसका आएगा। इसको हम आगे एक स्पेशल 10-15 मिनट में इसकी स्पेशल क्लास लगा देंगे। ठीक है, द्वंद्व समास आपने समझ लिया है, तो इसी हाथ हम बता देंगे आपको द्विगु समास। कौन सा बता देते हैं? कहेंगे द्विगु समास। इसको भी देख लीजिए, इस बार पूछा गया था। द्विगु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। इस बार 13 सितंबर के एग्जाम में पूछा था कौन से ऐसी समास है जिसके प्रारंभ में संख्यात्मक होता है। कौन सा ऐसा समास में होता है जो संख्यात्मक होता है? तो आप बताएंगे इस समास में जो होता है द्विगु समास में, जो द्विगु समास होता है इसमें पहला पद जो होता है वो संख्यात्मक होता है। कौन सा होता है? कहेंगे सर पहला पद जो होता है, पहला पद वो क्या होता है? एक संख्यावाची हो सकता है। कैसा होता है? संख्यावाची होता है, संख्यात्मक होता है। ठीक है, ये कैसा होता है दोस्तों? संख्यात्मक होता है। और दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है। दूसरा पद क्या होगा? दूसरा पद इसमें क्या होगा? ये प्रधान होता है। जैसे क्या होगा? देखिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, पहला उदाहरण, जैसे हमने कहा चौराहा, चौराहा। ये बताओ चौराहा यानी कि 4 राहों, यानी चौराहा क्या होता है? चौराहा आप जानते हैं, चौराहा यानी कि ये संख्या बता रहा है, यानी चौ का मतलब होता है, चौ का मतलब होता है 4, राह मतलब रास्ते, आप जानते हैं 4 रास्तों का समूह होता है। ठीक है, तो चौराहा बोलेंगे 4 रास्तों का क्या होता है दोस्तों? समूह होता है, तो चौराहा हो गया। ठीक है, हम लोग कहीं भी जाते हैं इस तरीके से देखो चौराहा बोलते हैं, यानी कि रास्तों का एक तरीके से देखो समूह होता है ना, तो 4 राहों का समूह हो गया, तो ये हो गया। जैसे बोलते हैं दशानन, क्या बोलते हैं दोस्तों? दशानन। ठीक है, क्या लिखेंगे? दशानन मतलब 10 आनन है, 10 का मतलब है 10, 10 सिर। 10 सिर किसका होता है? जानते हैं रावण का होता है, लेकिन इसके साथ में अगर बहुब्रीहि दिया हुआ है, ऑप्शन में लिखा है कि दशानन में कौन सा समास है, लिखा है द्विगु। अगर लिखा है द्विगु और लिखा है बहुब्रीहि, ठीक है, बहुब्रीहि भी लिखा रहेगा, तब उस टाइम हम द्विगु नहीं मार सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? बहुब्रीहि को। ये क्या करता है? जो हमारा शब्द दिया गया है वो किसी और को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे 10 आनन है जिसके मतलब अर्थात रावण, तो वहां पर वो बातें हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हम इसको समझाने के लिए दिए हैं दशानन का मतलब होता है 10 सिरों वाला। ठीक है, 10 सिर, 10 आनन का मतलब 10 सिर। अगर बहुब्रीहि नहीं है तब द्विगु मारेंगे, अदरवाइज बहुब्रीहि है तो सबसे ज्यादा वेटेज बहुब्रीहि पे आती है। 10 आनन हो गया 10 सिर। ठीक है, क्या होता है? कहेंगे सर 10 सिर होता है। ठीक है, 10 सिर होता है 10 आनन। और क्या हो सकता है? जैसे हमने कहा चौराहा हो गया, 3 राह हो गया, दोपहर हो गया। दोपहर बोलते हैं आफ्टरनून जिसको बोलते हैं दोपहर। ठीक है, दो यानी कि 2 हो गया, और पहर का मतलब होता है समय, समझ रहे हैं, दोपहर। ठीक है, तो आप समझ गए दोपहर हो गया। इसके अलावा और हम लोग कहते हैं शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी 100 वर्षों का समूह हम बोल सकते हैं शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100 आया नहीं, यहाँ पर संख्यात्मक आ रहा है, यहाँ भी संख्यात्मक आ रहा है, यहाँ भी संख्यात्मक है, यहाँ भी है। ठीक है, शताब्दी हो जाएगी। और क्या हो सकता है? बोलेंगे पंचवटी हो गया, 5 वटों का समूह होता है पंचवटी। ठीक है, पंचवटी हो गया, तो इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, चौराहा, तिराहा, त्रिनेत्र हो गया, 3 नेत्रों वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में आपको क्या मिलेगा? संख्यात्मक मान, यहाँ पर न्यूमेरिकल, यानी कि आपको जो एक्सप्लेन कर रहा है वो न्यूमेरिकल टाइप का होगा, संख्यात्मक होगा। ठीक है, ये चीजें हो गई, नोट करके आपको लिख लेना है। किसी शब्द का पहला संख्यावाची विशेषण परंतु 2
पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो, ध्यान देना, वो बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, इसको हम नोट करा देते हैं, इसके नीचे ही आपको नोट कर लेना है। तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समूह तिरंगा, ये सब हमारे क्या हैं, द्विगु समास में आते हैं। नोट में आपको क्या लिखना था, नोट में ये लिखना था कि यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है, संख्यावाची हो, ठीक है, परंतु क्या कर रहा है वो, ठीक है, परंतु दूसरा पद पहले वाले के साथ या पहले के साथ मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे तो उस स्थिति में बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव, ठीक है, अर्थात शिव। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर उदाहरण हमने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे देखो, जैसे दशानन हमने बोला था, दशानन का मतलब है 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो अर्थात की बात होती है। 10 आनन है जिसके मतलब, आनन का मतलब होता है शिव, 10 आनन है जिसके अर्थात कौन है, रावण है। ठीक है, त्रिनेत्र हमने बोला है, त्रिनेत्र, अगर हमने बोला त्रिनेत्र मतलब 3 नेत्रों वाला, अर्थात कौन होता है, कहते हैं शिव, जो है शिव होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इतना उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। शताब्दी, तिराहा, चौराहा, इस तरीके से संख्यात्मक आता है, उसको बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, लूसेंट की आप लोग बुक ले लीजिएगा, उसी से पढ़िएगा। लूसेंट अच्छी बुक है, लूसेंट की आती है लगभग 100 रुपए की, वो अच्छी बुक है। ठीक है, हम भी उसी से पढ़ते हैं, अपने आप में अच्छी बुक है, कवर करता है लगभग सारी चीजों को। तत्पुरुष को हम बाद में बताएंगे। बहुव्रीहि समास लेते हैं, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें ध्यान देना है, जो हमारे दोनों पद होते हैं, चाहे पहला हो प्रधान पद हो, चाहे द्वितीय उत्तर पद हो, जिसको हम लोग पूर्व पद या उत्तर पद बोलते हैं, इसमें दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान, उसकी कोई महत्वता नहीं होती है। जैसे इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, पद मतलब टर्म हमने बताया, दोनों पद क्या होते हैं दोस्तों, दोनों पद अप्रधान होते हैं, अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, अप्रधान होते हैं। मैंने पहले भी बताया, मैं हिंदी का टीचर नहीं हूँ, बस आपकी हेल्प कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे सिलेबस में हमने कहा सिर्फ हम ओ लेवल पढ़ाते हैं, और क्या पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं। इसके साथ में, इसके अलावा हम टीजीटी पढ़ाते हैं कॉमर्स, और कुछ नहीं पढ़ाते। ठीक है, ये आपकी हेल्प के लिए है,
उम्मीद है पूरी कोशिश हमारी है समझाने की, आप समझ जाएंगे। ठीक है, बाद में साथ में हम प्रैक्टिस कराएंगे तो चीजें तैयार हो जाएंगी, इस वजह से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। दोनों पद दोस्तों क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, इसमें कोई महत्वपूर्णता नहीं होती है, दोनों अमहत्व के होते हैं। यानी ये क्या करता है, कोई तीसरा अर्थ देता है। क्या करते हैं, दोनों पद जो होते हैं मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। यानी ये क्या होता है, कोई दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात ये कोई तीसरा अर्थ देते हैं। क्या देते हैं, तीसरा अर्थ देते हैं, या रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पार्टी को, जैसे हम लोग करते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पढ़ते थे अकाउंट में, वैसे ही ये तीसरा अर्थ देने का मतलब यही है। जैसे अभी हमने बताया था, उदाहरण के लिए हमने कहा दशानन। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात, हमेशा अर्थात लगाना है तो आपको आंसर मिलेगा, अर्थात लगा दो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, समासिक शब्द है जो वो बताता है कि ये क्या इसका आंसर मिलने वाला है। 10 आनन है जिसके, ठीक है ऐसा लिखना है, 10 आनन है जिसके, आनन है जिसके, ठीक है 10 आनन है जिसके अर्थात बोलते हैं रावण। ठीक है, यानी कहने का मतलब है दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात तीसरा अर्थ देता है। ऐसे केस में क्या होगा, हमारा तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होते हैं, बोलते हैं तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है दोस्तों, तीसरा पद प्रधान होता है। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हमने कहा त्रिनेत्र, हमने कहा दोस्तों क्या उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक दे दिया था, जैसे हमने कहा त्रिनेत्र। ठीक है, जब बोलते हैं त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र का मतलब है तीन नेत्र किसके पास होते हैं, नेत्र का मतलब आंख होता है, त्रिनेत्र का मतलब होता है अर्थात तीन आंखों वाला, अर्थात। ठीक है, त्रिनेत्र का मतलब है तीन आंखों वाला, तीन आंखों वाला, अर्थात बोलेंगे शिव हैं, शंकर भगवान, अर्थात शिव। ठीक है, ये हो गया। ध्यान देना है दो बातें, एक तो द्विगु समास, दूसरा कर्मधारय समास, और तीसरा बहुव्रीहि समास। अगर ऑप्शन में इसमें से कोई एक का आंसर देता है और ये तीनों ऑप्शन में हैं, तो हमेशा बहुव्रीहि मानना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बहुव्रीहि। ठीक है, कर्मधारय क्या होता है, ये विशेषण शब्द है, विशेषता बताती है किसी की। ठीक है, विशेषता बताने वाला एक शब्द है। अगर ये ऑप्शन में तीनों है, ध्यान देना बहुव्रीहि हमेशा हमारा चॉइस होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिनेत्र हो गया, पंचाली हो गई, दशानन है, चतुरानन है अर्थात गणेश। चतुरानन कौन होता है, बोलते हैं अर्थात गणेश। चतुरानन, ठीक है, अर्थात कौन होता है, कहते हैं चतुरानन कौन होता है, अर्थात गणेश होते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है, इसमें वो भी आते हैं। ठीक है, अर्थात हमने कहा मान लो गणेश हो गए। ठीक है, ये हो गया। और किसमें क्या आता है, आगे हम इसको और बताते हैं। और इसमें आता है दोस्तों जैसे पीतांबर, पीतांबर अर्थात कौन होता है, पीतांबर पीला वस्त्र धारण करने वाला कौन होता है, पीतांबर हम बोलते हैं, अर्थात कौन है दोस्तों, कहते हैं कृष्ण भगवान है। ठीक है, पीतांबर कौन, अर्थात कृष्ण भगवान। ठीक है, तीसरा दे रहा है, पीतांबर मतलब पीलांबर, पीला वस्त्र धारण करने वाला। ऐसे में कर्मधारय भी समास होता है। अगर बहुव्रीहि नहीं है ऑप्शन में, तो कर्मधारय मार देंगे, क्योंकि ये संख्यात्मक संख्या नहीं है,
यहाँ पर स्टार्टिंग में संख्यात्मक में नहीं है, ठीक है। अगर पीताम्बर दिया है और बहुव्रीहि समास हमारे ऑप्शन में नहीं है, बहुव्रीहि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में मान लो हमने कहा ए, हमने कहा बी, बहुव्रीहि नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कर्मधारय दिया है, तो कर्मधारय हमारा आंसर हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है। चूंकि कर्मधारय ये क्या बताता है, एक विशेषता बताती है किसी की, जैसे कृष्ण भगवान है तो ये विशेषता बता रहा है कि वो पीला वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों में सबसे ज्यादा वेटेज किसको देंगे, बहुव्रीहि को देंगे। संख्यात्मक भी है, अगर उसमें ध्यान देना है, जैसे दशानन दिया, अब ऐसा मत कर देना कि चौराहा लिखा है, चौराहा लिखा है तो भी हम बहुव्रीहि दिया है बहुव्रीहि मार देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो चले जाएंगे, कहेंगे सचिन सर बताए थे, अरे चौराहा कोई तीसरा अर्थ दे रहा है क्या, बताओ। चार राहों वाला अर्थात क्या, अर्थात क्या आंसर मिल रहा है क्या, अर्थात जैसे हमने कहा दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, ठीक है। हमने कहा त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाला अर्थात शिव, ऐसे ही बोलो चौराहा, 4 राहों वाला अर्थात कौन, कोई है ये नहीं है, इसका मतलब ये फिर बहुव्रीहि नहीं होगा, ये कौन होगा, ये सिर्फ द्विगु ही होगा, ठीक है। तो अर्थ जब देगा तीसरा तभी हमारा बहुव्रीहि होगा, और बहुव्रीहि नहीं है तब कर्मधारय पर मारना है, ठीक है। बहुव्रीहि नहीं है ऑप्शन में तब कर्मधारय मारना है, अगर बहुव्रीहि दिया है तो बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। जब तीसरा अर्थ नहीं देगा तो वो द्विगु होगा, संख्यात्मक वाले में ध्यान देना है, नहीं गलती कर जाएंगे तो फिर हमारी दोष नहीं देना है, ठीक है ना। और क्या है, पीताम्बर हो गया, नीलकंठ, बताइए नीलकंठ कौन होता है, कहेंगे नील और कंठ, ठीक है। नीलकंठ कौन होता है, अर्थात, अर्थात कौन, नीलकंठ किसको बोलते हैं, अर्थात हम बोलते हैं शिव को, तो ये हो जाएगा, ठीक है। नीलकंठ मतलब नीला कंठ वाला कौन है, तो कहेंगे शिव हैं, भाई विषधर हैं, है ना, कई चीजें उनको बोला जाता है। ये होता है एक तरीके से आपका क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची यूज होता है, हम लोग बोलते हैं ना पर्यायवाची, तो पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। तो नीलकंठ हो गया, अर्थात ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद संख्याओं की बात होती है, बहुव्रीहि में ये भी आता है, ध्यान देना है, बहुव्रीहि में कौन आएगा, लिखेंगे जैसे मान लो 1 और 30 लिखा है, 1 और 30, अब ऐसा नहीं कर देना कि हमारे द्वंद्व समास 1 और 30 लिख दें, कहेंगे ये द्वंद्व समास है सर, चूंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, 1 भी है और 30 भी है, नहीं 31 हम लोग लिखते हैं, तो 1 और 30 जो होता है ये हमारा इसी में आता है, बहुव्रीहि में आता है, ठीक है। 1 और 30 का मतलब होता है 31, ये तीसरा अर्थ दे रहा है, देखो 1 और 30 अर्थात 31, ठीक है। अर्थात क्या हो गया, 1 और 30 बराबर 31 हो गया, 31, ठीक है। इसलिए ऐसा करना है, 1 और 60 हो गया, 20 और 1 हो गया, इस तरीके से अगर देता है तो आप इसको मानिएगा। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात चक्रपाणी अर्थात विष्णु होते हैं, ठीक है। इस तरीके से चंद्रमौली, जिसके सर पर चंद्रमा हो अर्थात शिव होते हैं, तो अर्थात की बात जब आएगी तीसरा शब्द दे रहा है, इसका मतलब है ये हमारे को होते हैं बहुव्रीहि समास होते हैं, ठीक है। तो आज हमने 3 समास के बारे में इस क्लास में डिस्कशन किया है, 3 बचे हैं, कर्मधारय है हमारा, तत्पुरुष समास है, ठीक है, और जो भी बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अव्ययी भाव वगैरह भी देख लेंगे, कौन सा समास होता है, कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम तक हम आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा देंगे, हिंदी में इतना दावा है, बस ये है कि आराम से हम एक एक दिन गैप करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है रेगुलर दे नहीं रहे हैं। आप लोग पढ़िए, मौका ये है कि हम एक दिन के बाद एक दे रहे हैं, तो आप उसको पढ़िए, ठीक है। बाकी टेस्ट जल्दी ही हम इसका लेंगे, इसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। थैंक यू। क्लासेस पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें।